चलो निकलो दोनों यहाँ से, सुबह सुबह मेरा दिमाग खा रहे हो। आसमा बेगम ने अपने मोटे मोटे हाथ नचाए और माथे पर गुस्से की अनगिनत लकीरें सजाते हुए हीर और उसके 7 साल छोटे भाई छोटू को सहन में सीधा दरवाजे की तरफ धकेला। चाची जान, अभी तो सुबह के 7 बज रहे हैं, हम कम से कम नाश्ता तो कर लेने दे इस मासूम को। रात भी ये बेचारा भूखा ही सोया था। हीर ने अपने दुपट्टे को कंधे पर दुरुस्त करते और छोटू को अपने पीछे छुपाते हुए नहायत नडरपन से जवाब दिया। उसकी आंखों में जरा भी डर नहीं था, क्योंकि वो पिछले कई सालों से इस रोज रोज की जिल्लत की आदी हो चुकी थी। नाश्ता? अरे कैसा नाश्ता? तुम दोनों के बाप ने कोई कानून का खजाना छोड़ा है मेरे पास, जो मैं तुम्हें सुबह सुबह हलवा पूरी और निहारी खिलाऊं? खुद तो दोनों मियाँ बीवी मर गए और तुम दोनों को मेरे गले छोड़ गए। नायला की कॉलेज की फीसें नहीं दी जा रही और तुम दोनों मुफ्त की रोटियां तोड़ने आ गए। मैं तो पहले ही महंगाई के हाथों तंग हूँ। आसमा बेगम ने तड़क कर जवाब दिया। उसकी तेज आवाज सुनकर नायला भी अपने कमरे से आंखें मलती हुई बाहर आ गई। अम्मी, क्या सुबह सुबह शोर मचाया हुआ है? मेरी नींद खराब कर दी है। नायला ने हीर को हकारत से देखते हुए कहा। अरे लो जी, एक और मलका एलिया जाग गई। तुम तो ऐसी बातें कर रहे हो जैसे रात भर मजदूरी करके आई हो और अब नींद पूरी नहीं हो रही। सारा दिन तो तुम फोन पर लगी रहती हो और बातें बनवा लो तुमसे। हीर ने नायला को करारा सा जवाब दिया तो नायला का मुंह खुले का खुला रह गया। अम्मी, आप सुन रही हैं इसकी जुबान? ये 2 टके की लड़की मुझे कैसे जवाब दे रही है? नायला ने पैर पटकते हुए अपनी माँ से शिकायत की। जुबान संभाल कर बात करो तुम दोनों। शाम को वापस आना, जब हाथ में पैसे हैं। मैं तुम जैसे भूखों को घर में नहीं रख सकती, और ना ही मैं 2 वक्त की रोटी दे सकती हूँ। किसी को मुफ्त में खाना कमा कर लाओगे तो खाओगे, भूखे मरन मरासी, ऊपर से शाह आ गए। आसमा बेगम ने जोर से मुहावरा बोलते हीर और छोटू को गली में धकेला और लोहे का बड़ा सा गेट उनके मुंह पर धड़ाम से बंद कर दिया और अंदर से कुंडी लगा दी। हीर गेट को घूरते हुए मुस्कुराई। उसे रोना नहीं आया, क्योंकि वो जीना सीख चुकी थी। वक्त और हालात ने उसे 17 साल की उम्र में ही इतना मेच्योर कर दिया था, जितना शायद कोई 30 साल की औरत भी ना हो। उसने अपने छोटे भाई का हाथ मजबूती से थाम लिया, जो इस वक्त कुछ घबराया और सहमा हुआ लग रहा था। अब हम कहाँ जाएंगे आपा? छोटू ने मासूमियत से हीर का चेहरा देखते हुए पूछा। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में खौफ के साए वाजे हो रहे थे। वो भी सिर्फ 7 साल का था, लेकिन उसने जिंदगी की तलखियां बहुत करीब से देखी थी। अरे मेरे शेर, घबराता क्यों है? तेरी आपा भी जिंदा है। हम अल्लाह की राह पर निकल जाएंगे, और क्या। सड़कें क्या कम पड़ गई हैं हमारे लिए? हीर ने बड़ी चुलबुली सी मुस्कुराहट के साथ उसके बिखरे बालों में अपना हाथ फेरा और उसे तसल्ली दी। हालांकि अंदर से वो भी जानती थी कि दुनिया इतनी आसान नहीं है और बगैर पैसों के सड़कों पर सवार होना कोई खेल नहीं है। वो दोनों बहन भाई चलते चलते एक मसरूफ सड़क के फुटपाथ पर आकर खड़े हो गए, जहाँ कुछ फासलों पर फकीरों का एक टोला बैठा आने जाने वाले लोगों से गिड़गिड़ा कर पैसे मांग रहा था। पापा, क्या हम भी भीख मांगेंगे? छोटू ने इर्द गिर्द फकीरों को देखकर सवाल किया। हीर ने एकदम चौंक कर उसे देखा, फिर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट उभर आई। वो झुककर छोटू के बराबर हुई और उसकी नाक खींचते हुए बोली। अरे, भीख मांगे हमारे दुश्मन, हम क्यों मांगे भीख? हम तो इज्जतदार लोग हैं। हम तो बटुआ मारेंगे मेरे लाल। बटुआ? पर आपा, वो तो चोरी होती है ना। चच्ची कहती हैं कि चोरी करने वालों को पुलिस पकड़ लेती है और फिर डंडे मारती है। छोटू ने हैरानी और थोड़े डर के साथ कहा। चची तो ये भी कहती हैं कि तुम दोनों सर पर बोझ हो, तो क्या हम बोझ बन गए? इंसान को अपना हक छीन कर लेना चाहिए। ये अमीर लोग जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, उनका थोड़ा सा माल अगर हम चंद गरीबों के काम आ जाए तो इसमें क्या बुराई है? इसको चोरी नहीं कहते, इसको हाथ की सफाई कहते हैं। और तेरी आपा के हाथों में तो वैसे भी जादू है। पिछले 2 साल से ये जादू दिखा रही हूँ। किसी माई के लाल ने मुझे आज तक नहीं पकड़ा। हीर का अंदाज इतना पुरएतमाद और नडर था कि छोटू का डर भी किसी हद तक गायब हो गया और वो एक पल के लिए हंस पड़ा। हीर ने छोटू को फुटपाथ पर एक महफूज जगह पर बिठाया और सब वहीं रुकने की ताकीद की। तो यहाँ बैठ, मैं बस देख कर आया। और कैसे शिकार करती है। आज तुझे ऐसी शानदार चीज खिलाऊंगी ना कि तू उंगलियां चाटता रह जाएगा। ये कहकर हीर ने अपनी नजरें सड़क पर जमाई और लोगों पर दौड़ाना शुरू कर दी। कुछ ही देर में उसकी नजर एक ऐसे शख्स पर पड़ी जो अभी अभी एक महंगे कपड़ों की दुकान से बाहर निकला था। उसने शानदार सूट पहन रखा था और उसके हाथ में एक मोटा सा लेदर का बटुआ था।
वो शख्स फोन पर बात करते इस कदर मगन था कि उसे इर्द गिर्द का कोई होश ही नहीं था। हीर मुस्कुराते हुए खुद से बुड़बुड़ाई, लो जी, आज का बकरा तो खुद चलकर सामने आ गया। अब देखो हीर का कमाल। वो बड़ी फुर्ती और नफासत से चलती उस शख्स के करीब पहुंची। उसकी चाल में एक अजीब सी बेफिक्री थी। जैसे वो उस शख्स के पास से गुजरी, उसने जानबूझकर अपना पाँव थोड़ा सा टेढ़ा किया और एकदम से उस शख्स से टकराकर गिरने की एक्टिंग की। ओ भाईजान, अंधे हैं क्या, देखकर नहीं चल सकते? फोन पर ऐसे लगे जैसे कोई वजीर आजम की कॉल आ रही हो। हेर ने उल्टा उस पर गुस्सा करना शुरू कर दिया। वो शख्स जो पहले फोन पर किसी से बहस कर रहा था एकदम बौखला गया। बीबी, तुम खुद से मुझसे टकराई हो, मेरा तो ध्यान भी नहीं था। उसे सफाई देने की कोशिश की, लेकिन हीर ने उसे बौखलाहट का फायदा उठाते अपने दुपट्टे की आड़ में नहायत सफाई से उसकी जेब से मोटा सा बटुआ निकाला और अपनी जेब में मुंतकिल कर लिया। हाँ हाँ, गलती तो सारी मेरी है, गरीब जो ठहरी। आप जैसे अमीरों को तो सड़क पर चलने की कोई तमीज ही नहीं होती। जाए अपना काम करे। हेर ने तंग कर कहा और अपने कपड़े झाड़ती हुई तेजी से वहां से आगे बढ़ गई। वो शख्स अपना सर खुजाता अपनी गाड़ी की जानिब चला गया। उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो अपने हजारों रुपए का बटुआ उस लड़की के पास छोड़ गया है। हीर मुस्कुराते हुए वापस छोटू के पास गई। उसका चेहरा खुशी से टिमटिमा रहा था और आंखों में चमक थी। पापा, क्या हुआ, मिल गया कुछ? छोटू बेताबी से पूछने लगा। अरे कुछ नहीं, आज तो तेरी आपा ने पूरा खजाना लूट लिया है, ये देख। हीर ने वो चमचमाता बटुआ निकाला और छोटू को दिखाया। बटुए के अंदर हजारों रुपए के नए किड़किड़ाते हुए नोट मौजूद थे। हीर ने जल्दी जल्दी निकालकर अपनी कमीज की अंदरूनी जेब में महफूज किए और खाली बटुआ एक करीबी कचरे के डिब्बे में उछाल दिया। चल, आज तुझे तेरी पसंद की बिरयानी और साथ में ठंडी बोतल पिलाती हूँ। आज हम बादशाहों की तरह नाश्ता करेंगे। हीर ने छोटू का हाथ पकड़ा और दोनों एक मशहूर ढाबे की तरफ चल पड़े। ढाबे पर पहुंचकर हीर ने ऑर्डर दिए और दोनों बहन भाई कोने वाली मेज पर बैठ गए। कुछ ही देर में गर्मा गर्म बिरयानी उनके सामने रखी थी और छोटू ने भूखों की तरह खाना खाना शुरू कर दिया। हीर छोटू को इस तरह खाते देख सोच रही थी कि पता नहीं आने वाला वक्त उनकी जिंदगी में क्या लाएगा। जिंदगी ने उनके साथ ये सब कुछ क्यों किया था? पापा, आप नहीं खा रही? बिरयानी तो बहुत मजे की है। छोटू की मासूम आवाज ने हीर को उसकी सोचों से बाहर निकाला। अरे मैं खा रही हूँ ना, तुम जल्दी जल्दी खत्म कर। देख कैसे मुंह चावल लगाए हुए हैं, बिल्कुल बंदर लग रहा है। हीर ने हंसते अपने दुपट्टे से छोटू का मुंह साफ किया और खुद भी नवाला तोड़ने लगी। और सुन, पेट बढ़कर खाना, और हाँ, इन पैसों में से ना हमें कुछ पैसे चच्ची को भी देने हैं, ताकि वो कुछ दिन हमारी शक्ल देखकर नाक मुंह ना चढ़ाए। पापा, चची हमसे इतनी नफरत क्यों करती हैं? क्या हम उनके सगे भतीजे भतीजी नहीं? छोटू तो सड़क पर चलते हुए पूछने लगा। उसके लहजे में उदासी थी, क्योंकि चची के सीने में दिल की जगह एक बड़ा सा कैलकुलेटर फिट है मेरे लाल, जिसमें वो हर वक्त हिसाब लगाती रहती है कि हमने कितनी रोटियां खाई और कितने गिलास पानी पिया। तो टेंशन न लिया कर, तेरी आपा जब तक है तुझे किसी चीज की कमी नहीं होने देगी। हेड ने उसका दिल रखने के लिए एक जोरदार कहका लगाया। उसका ये अंदाज देखकर छोटू की सारी परेशानी भी हवा में तहलील हो गई। वो दोनों बहन भाई सारा दिन सड़कों पर मटर गश्त करते रहे। हेड ने छोटू को नए कपड़े भी दिलाए और उसके लिए खिलौने भी दिए, क्योंकि वो जानती थी कि बचपन की खुशियां बहुत अनमोल होती हैं। हेड ने छोटू का हाथ पकड़कर शान से घर का दरवाजा खटखटाया। आसमा बेगम ने दरवाजा खोला और हीर को देखते हंसपे मबूल उनकी त्योरियां चढ़ गई, माथे पर बल पड़ गए। आ गए मुंह उठा के, लाए हो कुछ या बस रोटियां तोड़ने आ गए? हीर ने नहायत सुकून से जेब में 2,000 निकाल कर चाची के हाथ पर रखे। ये ले चाची जान, आज पूरे 2,000 लाई हूँ, अब तो खुश हो जाए और हमें अंदर आने का रास्ता दे, हम बहुत थक गए हैं। आसमा बेगम ने पैसों को देखा तो उनके चेहरे पर रौनक आ गई। उन्होंने जल्दी से पैसे अपने दुपट्टे के पल्लू में बांधे। चलो आ जाओ अंदर, पर ये मत समझना कि तुम नवाबों की तरह बैठोगे। जल्दी से जाकर ना किचन के बर्तन धो लो, सुबह से पड़े और रात का खाना भी बनाना। आसमा बेगम ने हुक्म चलाते हुए कहा। जी चाची जान, अभी धो देती हूँ, हीर ने जवाब दिया और छोटू को कमरे में भेजकर खुद किचन की जानिब चली गई। उसे इन कामों को इतनी आदत हो चुकी थी कि उसे ये कोई बोझ नहीं लगता था, बल्कि वो काम करते भी गुनगुनाती रहती। रात का खाना जब खाकर घर गहरी नींद सो रहा था, हीर खामोशी से अपने बिस्तर से पर से उठी। कमरे में अंधेरा था और खिड़की से चांद की मध्यम रोशनी अंदर आ रही थी। उसने दबे कदमों चलते आईना नाइला के बिस्तर पर एक किताब निकाली
और खिड़की के पास बैठकर चांद की रोशनी में उसे पढ़ने लगी। ये उसका रोज का मामूल था। वो पढ़ना चाहती थी, एजुकेट होना चाहती थी, ताकि अपने छोटू को एक बाइज्जत और अच्छी जिंदगी दे सके। वो छज्जे से छुपकर नाला की किताबें पढ़कर खुद को तालीम याफ्ता बनाती थी, बस इम्तिहान नहीं दे पाती थी, क्योंकि माँ बाप के जाने के बाद ऐसा करने का हक उससे छीन चुका था। और उसकी सारी तवज्जो छोटू पर थी। किताब के सफ़ात पलटते उसकी नजरों में एक अज़्म था, एक ऐसा ख्वाब जो वो हर रात देखती थी। पापा, आप अभी तक जाग रही हैं? क्यों पढ़ रही हैं आप? छोटू ने उससे पूछा। तो नींद में खसमसाते हुए उसने उसकी तरफ देखने लगा। उसकी आवाज में नींद का खुमार था। हेर ने जल्दी से किताब बंद की और उसे वापस बैग पर रखकर छोटू के पास आकर लेट गई। उसने प्यार से छोटू को अपने गले लगाया। कुछ नहीं मेरा बच्चा, बस ऐसे ही नींद नहीं आ रही थी, तो सो जा। पापा, मुझे अम्मी अब्बू की बहुत याद आ रही है। और मैं इतनी जल्दी छोड़कर क्यों चले गए? अगर वो होते तो चाची हमें धक्के देकर ना निकालती ना। हम भी एक अच्छे स्कूल में पढ़ते और आपको ये चोरी वाला काम भी ना करना पड़ता। छोटू ने हीर के सीने में मुंह छुपाते सिसकी ली। हीर के दिल में शदीद दर्द उठा। उसने अपने आंसुओं को बामुश्किल रोका। वो छोटू के सामने कमजोर नहीं पड़ना चाहती थी। पगले रोता क्यों है? अल्लाह को अच्छे लोग जल्दी पसंद आ जाते हैं, इसलिए अम्मी अब्बू को अपने पास ले गए। फिर तू फिक्र क्यों करता है? मैं हूं ना तेरे पास। ऑफिसर बनाऊंगी तुझे, देखना। एक दिन हम इस घर से निकल जाएंगे और हमारा एक अपना बहुत बड़ा घर होगा, जहाँ कोई हमें ताने नहीं देगा, कोई धक्के नहीं देगा। हीर ने उसके माथे पर बोसा दिया। अब तो बस आंखें बंद कर और सो जा। छोटू ने इस बात में सर हिलाया और हीर को चुप्पी डालकर सो गया। लेकिन हीर की आंखों में नींद कोसों दूर थी। वो बस छत को घूरते हुए कल की मंसूबाबंदी कर रही थी कि कल किस तरीके से और किस अंदाज से बटुआ मारना है, ताकि उसका और उसके भाई का पेट भर सके। अगले दिन की सुबह भी वो नाश्ता सुबह जैसी ही थी। वही चाची की डांट डपट ताने और घर के बेतहाशा काम। हीर ने जल्दी जल्दी झाड़ू पोंछा किया और छोटू का हाथ दुलाकर उसे तैयार किया। आसमा बेगम आज कुछ ज्यादा ही गुस्से में थी, क्योंकि बिजली का बिल ज्यादा आ गया था। तुम नहाने में इतना पानी जाया करते हो कि मोटर बार बार चलानी पड़ती है। बिल क्या तुम्हारा बाप देगा? जाओ निकलो यहाँ से, और आज कम से कम 3,000 लेकर आना, वरना रात को दरवाजा नहीं खोलूंगी। उन्होंने सहन में खड़े खड़े धमकी दी। हीर छोटू का हाथ पकड़कर गली में निकल गई। वो दोनों सड़क पर चल रहे थे। आज मौसम काफी खुशगवार था और ठंडी हवा चल रही थी। पापा, आज हम क्या करेंगे? कल तो वो मोटू अंकल फंस गए, आज किसको फंसाएंगे? छोटू ने पुरजोश अंदाज में पूछा। उसे रोजमर्रा के काम में एक अजीब सा एडवेंचर महसूस होने लगा था। आज हम किसी बड़े आदमी का बटुआ मारेंगे छोटू, किसी ऐसे आदमी का जो दिखने में बहुत सख्त और गुस्से वाला हो। मजा आएगा। हीर ने मुस्कुराते अपने दुपट्टे को कंधे पर दुरुस्त किया और सड़क पर चलते हुए बड़ी इतराह कर बोली। पर आपा, मुझे तो अभी बहुत तेज भूख लगी है। मेरे पेट में चूहे भी दौड़ रहे हैं। हम पहले कुछ खा क्यों नहीं लेते? छोटू ने अपना पेट पकड़ते हुए मासूमियत से मुंह बनाया और हीर की तरफ देखा। अरे मेरी लाल, खाएंगे ना, रज के खाएंगे। बस कोई अच्छा सा बकरा मिलने दे, जेब में पैसे होंगे तो कुछ आएगा ना। पिछले पैसे तो तुझे पता ही है, हमने चच्चू के दे दिए। थोड़ा सा सब्र कर ले। हेर ने उसे दिलासा देते हुए उसका हाथ जोर से पकड़ा। मुझे बिरयानी खानी है आपा, छोटू ने अचानक फरमाइश की। उसकी आंखों में बिरयानी के तस्वुर से चमक आ गई थी। बिरयानी? अच्छा बाबा, ठीक है, तुझे बिरयानी ही खिलाऊंगी। बस तू अब खामोशी से ना मेरे साथ चल और देख तेरी बहन कैसे कमाल करती है। हेर ने इर्द गिर्द नजरें दौड़ाना शुरू की। अचानक उसकी नजर सड़क की दूसरी तरफ खड़े एक शख्स पर पड़ी। वो एक हैंडसम, दराज और मजबूत जिस्म का मालिक था। उसने आप से जीन्स और शर्ट पहन रखी थी, लेकिन उसकी खड़ी रंगत और चेहरे की सख्ती दूर से ही बता रही थी कि वो कोई आम आदमी नहीं। वो फोन से किसी इंतहाई संजीदगी से बात कर रहा था और उसकी नजरें चारों तरफ घूम रही थी, जैसे वो किसी का इंतजार कर रहा हो या किसी पर नजर रखते हुए हो। फिर ये जाने बिना कि वो ऐसी ही पुरशाहाब खान है जो इस वक्त अंडर कवर ड्यूटी पर था, उसको अपना निशाना बनाने का फैसला कर चुकी थी। बस छोटू, आज ही बिरयानी का इंतजाम सामने खड़ा है। वो जो सामने वाला अंकल फोन कान पर लगा कर खड़ा है ना, आज उसकी जेब खाली करनी है। हीर ने आंख मारते हुए छोटू को इशारा किया। आप भी वो गुस्से वाला लग रहा है। मुझे तो उसकी शक्ल देखकर भी डर लग रहा है। उसे पता चला तो?
کسی اور کو دیکھ لیں پلیز۔ چھوٹو نے شہاب کے چہرے کو سنجیدگی سے دیکھ کر ہیر کا ہاتھ اپنی طرف کھینچا۔ ڈر کے آگے جیت ہے میرے بچے، تو نہیں گھبرانا نہیں ہے، بس یہاں اس کھمبے کے پاس نہ پیچھے کھڑا ہو جا اور دیکھ۔ ہیر نے چھوٹو کو ایک محفوظ جگہ پر کھڑا کیا اور خود پورے اعتماد کے ساتھ شہاب کی طرف بڑھ گئی۔ شہاب اس وقت فون پر اپنے کسی جونیئر کو ہدایت دے رہا تھا، دیکھو میں اسی لوکیشن پر موجود ہوں، تم لوگ نے الرٹ رہنا ہے، وہ لوگ کسی بھی وقت یہاں سے گزر سکتے ہیں، کوئی غلطی نہیں ہونی چاہیے ورنہ میں تم سب کو نا سسپینڈ کر دوں گا۔ ہیر چلتی ہوئی بالکل اس کے قریب جا کر پہنچی اور جیسے ہی شہاب نے فون کان سے ہٹا کر جیب میں رکھا، ہیر نے جان بوجھ کر اپنا پاؤں اس کے پاؤں میں الجھایا اور وہ ایک دم سے اس کے کندھے سے ٹکرا کر گرنے کی درست زبردستی ایکٹنگ کی۔ او بھائی جان، اندھے ہو کیا؟ سڑک پر چلنے کی تمیز نہیں آپ کو؟ ہیر نے گرتے ہوئے اونچی آواز میں شور مچانا شروع کیا تاکہ شہاب بوکھلا جائے۔ شہاب نے حیرانی سے اس چھوٹی سی لڑکی کو دیکھا جو اس سے ٹکرا کر الٹا اس کو آنکھیں دکھا رہی تھی۔ آپ خود مجھ سے ٹکرائی ہیں میڈم، اور مجھ سے کہہ رہی ہے اپنی آنکھوں کا علاج آپ کروائیں نا، اور دیکھ کر چلا کریں۔ شہاب نے انتہائی سرد اور سنجیدہ لہجے میں جواب دیا۔ وہ ڈیوٹی پر تھا اور اس کے لیے کسی بھی قسم کا تماشا نہیں بنانا چاہتا تھا۔ ہاں ہاں، غلطی تم غریبوں کی ہی ہوتی ہے نا، آپ جیسے تو بڑے لوگوں کا دھیان تو بس اپنے فون اور پیسوں پہ ہوتا ہے، چلنا تو آتا نہیں اور آ جاتے ہیں سڑکوں پر۔ ہیر نے مسلسل بولتے اپنی دوپٹے کی آڑ لی اور بڑی صفائی سے شہاب کی پچھلی جیب میں رکھا ہوا بھاری بھرکم پرس کھینچ لیا۔ یہ سڑک تمہارے باپ کی نہیں ہے جو میں تم سے چلنے کی اجازت دوں، تم اپنا راستہ ناپو۔ شہاب نے غصے سے گورا اور دوسری طرف رخ کر لیا۔ اسے اندازہ ہی نہیں ہوا کہ اس کی جیب کٹ چکی ہے۔ بڑے آئے غصے والے، شکل دیکھی نہیں، جیسے کسی نے کڑیلے کا جوس پلا دیا ہو۔ ہیر نے بڑبڑاتے ہوئے جلدی سے وہاں سے قدم بڑھائے اور سیدھا چھوٹو کے پاس آ گئی۔ چل میرا بچہ، کام ہو گیا، آج تو واقعی کوئی بڑی مچھلی ہاتھ لگی ہے۔ پرس کا وزن بتا رہے کہ بریانی کے ساتھ ساتھ مٹھائی بھی آئے گی۔ ہیر نے چھوٹو کا ہاتھ پکڑا اور جلدی جلدی وہاں سے دور اگلی ایک گلی میں نکل گئی۔ ایک سنسان کونے میں جا کر ہیر نے پرس کھولا تو اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ پرس کے اندر 5,000 کے کڑکڑاتے نوٹوں کی پوری گڈی موجود تھی۔ اوئے ہوئے چھوٹو، آج تو تیری بہن نے کمال ہی کر دیا، یہ دیکھ کتنے سارے پیسے ہیں۔ پاپا، اس میں ایک کارڈ بھی ہے کیا؟ یہ کیا ہے؟ چھوٹو نے پرس کے ایک خانے میں رکھی ہوئی پولیس کی شناختی کارڈ کی طرف اشارہ کیا۔ کارڈ کو چھوڑ تو، کسی دکان کا کارڈ ہوگا، ہمیں پیسوں سے مطلب نہیں ہے۔ چل جلدی سے پیسے جیب میں رکھ لو، پھر ہم سیدھا رحیم چاچا کے ڈھابے پر چلتے ہیں۔ ہیر نے کارڈ کو دیکھے بغیر ہی سارے پیسے نکال کر اپنی قمیض کی اندرونی جیب میں ٹھونس دیے اور خالی پرس وہیں ایک کچرے کے ڈھیر میں پھینک کر بریانی والے کی طرف چل پڑے۔ رحیم چاچا کا ڈھابا اس علاقے میں کافی مشہور تھا اور پورے دونوں اکثر وہاں کھاتے تھے۔ ڈھابے پر پہنچ کر ہیر نے ایک کرسی پر چھوٹو کو بٹھایا جو ایک جاننے والے انکل کی دکان کے بالکل ساتھ تھا۔ رحیم چاچا، ایک پلیٹ ڈبل روٹی والی بریانی لگا دو جلدی سے، میرے بھائی کو بہت بھوک لگی ہے۔ ہیر نے چاچا کو آواز لگائی۔ چاچا نے سر ہلاتے گرما گرم بریانی کی پلیٹ ہیر کے ہاتھ میں تھمائی۔ ہیر مسکراتی چھوٹو کے پاس آئی اور پلیٹ اس کے سامنے رکھی۔ یہ لے میری جان، تیری بریانی، اور مزے کر، آج تو تیری پسند کی ڈبل بوٹی آئی ہے۔ ہیر نے پیار سے چھوٹو کے گال کو چھوا۔ ابھی چھوٹو نے پہلا نوالا ہاتھ میں لیا ہی تھا کہ اچانک پیچھے سے بے حد مضبوط اور سخت ہاتھ نے ہیر کی کلائی کو جکڑ لیا۔ اس کی گرفت اتنی سخت تھی کہ ہیر کی کلائی کی ہڈیاں چٹکنے لگی۔ اس سے پہلے کہ ہیر مڑ کر کچھ مزاحمت کرتی، اگلے پل ایک ٹھنڈی دھات اس کی کلائی میں گھس سی گئی۔ کلک کی آواز آئی اور ہیر نے جھٹکے سے مڑ کر دیکھا۔ اس کے سامنے وہی ہینڈسم اور سخت چہرے والا شخص کھڑا تھا جس کو وہ کچھ دیر پہلے پرس مار کر آئی تھی۔ چلو جانے من، میں اب جیل کی دال بھی کھلاؤں۔ ایسے ہی شہاب خان نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ ہیر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ ہیر ایک لمحے کے لیے سن ہو گئی۔ اس نے اپنی کلائی میں پڑی ہتھکڑی کو دیکھا اور پھر شہاب کو۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ ہاتھ چھوڑو میرا، کون ہو تم؟ یہ ہتھکڑی کیوں لگائی مجھے؟ ہیر نے اپنی گھبراہٹ کو چھپاتے دوبارہ اونچی آواز میں اور نڈر پن کا سہارا لیا۔ بدتمیزی؟ ابھی تو میں نے بدتمیزی شروع ہی نہیں کی محترمہ، میرا پرس مار کر مجھے ہی آنکھیں دکھا رہی ہو۔ تمہیں کیا لگا تھا کہ تم ایس پی شہاب خان کی جیب کاٹ لو گی اور وہ تمہیں چھوڑ دے گا؟ شہاب نے ہتھکڑی کا دوسرا سرا اپنے بیلٹ کی لاک کرتے ہوئے کہا۔ ایس پی؟ تم پولیس والے ہو؟ ہیر کے منہ سے بے ساختہ نکلا اور اسے وہ کارڈ یاد آ گیا۔
जिसे उसने देखे बगैर कचरे में फेंक दिया था। हाँ जी, पुलिस वाला हूँ मैं, और तुम जैसे चोरों का इलाज बहुत अच्छे से जानता हूँ। अब सीधी तरह ना मेरे साथ थाने चलो, वरना घसीट कर ले जाऊंगा। साहब ने सख्ती से उसका बाजू खींचा। छोटू ये सब देखकर रोना शुरू हो गया। अंकल, मेरी आपा को छोड़ दी, बहुत अच्छी है, इन्होंने चोरी नहीं की। मुझे भूख लगी थी इसलिए उन्होंने पैसे लिए, प्लीज उन्हें मत लेकर जाओ। हीर ने छोटू को रोते हुए देखा तो उसका दिल कट कर आ गया। उसने जल्दी से अपना दूसरा हाथ छोटू के सर पर रखा। तो मत रो, ये पागल हो गया। अंकल, तो यही रहीम चाचा के पास बैठ, मैं अभी इसको सीधा करके आती हूँ। चाचा इसका ख्याल रखना, मैं अभी आई। तुम इसको तसल्लियां देना बंद करो और सीधी तरह मेरे साथ चलो। साहब ने हीर को आगे की तरफ धकेला। मेरी हथकड़ी खोल दो, मैं बता रही हूँ तुम्हें, मैं कोई चोर नहीं हूँ। मैं यही शोर मचा दूंगी कि तुम मुझे चिढ़ रहे थे, सारा मोहल्ला इकट्ठा हो जाएगा और तुम वायरल हो जाओगे। हीर ने चलते चलते रुककर शहाब को धमकी दी। शहाब उसकी धमकी पर जोर से हंसा। शौक से मचाओ शोर, मैं भी देखूं इस इलाके में किसमें इतनी हिम्मत है जो मुझसे उलझे। वैसे इतनी सी उम्र में इतनी ढीठ और माहिर चोर मैंने आज तक नहीं देखी। पैसे कहाँ रखे हैं? सीधी तरह निकाल कर मेरे हवाले करो। कैसे पैसे? मुझे क्या पता कौन से पैसे, मैंने कोई पर्स नहीं मारा, मैं तो खुद गरीब हूँ। ये हथकड़ी खोल दो। हे ने डिटाई से मुकरते हुए कहा। एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। ये मासूमियत का नाटक बंद करो और चुपचाप मेरे साथ जीप तक चलो। शहाब ने इसकी कलाई को मजीद सख्ती से खींचा और इसे अपने साथ चलने पर मजबूर किया। हे दिल ही दिल में शदीद पछता रही थी कि आज इस गलत बंदे का बटुआ मार लिया। इतने दिन में कभी पकड़ी नहीं की और आज सीधा पुलिस वाले के ही हत्थे चढ़ गई। वो सोच रही थी कि अब आगे क्या होगा। क्या वो सच में उसे जेल में डाल देगा? और उसके छोटू को क्या होगा? देखो मेरी बात सुनो, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारे सारे पैसे वापस कर देती हूँ। मुझे अपने भाई के पास जाना है, वो मेरे बिना नहीं रह सकता। मैं वादा करती हूँ कभी आइंदा ऐसा नहीं करूंगी। हीर ने थोड़ा नरम लहजा इख्तियार किया ताकि शायद साहब को तरस आ जाए। अब कोई मिन्नत तरला काम नहीं आएगा। तुम जैसी लड़कियों को जब तक जेल की हवा ना लगे वो सुधरती नहीं है। पहले तो तुम पैसे दोगी, पर साथ में जेल की रोटी भी खाओगी। चुप 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 करके चलती रहो। साहब के लहजे में जरा भी नरमी नहीं आई। वो इसीलिए सड़क के किनारे खड़ी अपनी जीप की जाने बढ़ रहा था। अब वो जीप से कुछ फासले पर थे कि अचानक से सड़क से दूसरी तरफ से एक काली रंग की डबल केबन गाड़ी तेजी से उनकी तरफ आई और उसके शीशे नीचे होते ही अंधाधुंध फायरिंग शुरू हो गई। गोलियां चलने की खौफनाक आवाजों से सड़क पर एकदम भगदड़ मच गई। लोग चीखते चिल्लाते इधर उधर भागने लगे। साहब जो कि अब पहले से ही अलर्ट था, उसने एक सेकंड भी जाया किए बगैर हीर को बाजू से खींचा और जमीन पर गिरा दिया। गोलियां उनके सरों के ऊपर से सनसनाती हुई गुजर रही थी। हीर जो कुछ देर पहले तक बड़ी बहादुरी दिखा रही थी, इस अचानक हमले पर बुरी तरह सहम गई और उसके मुंह से चीख निकल गई। साहब ने एक हाथ उसे जमीन पर दबाए रखा और दूसरे हाथ से अपनी सर्विस पिस्टल निकालकर जवाबी कार्रवाई के लिए पोजीशन संभाल ली। सड़क का वो हिस्सा जो कुछ लम्हे पहले तक एक आम सा बाजार था, अब गोलाबारी के मैदान बन चुका था और हीर अपने कलाई में पड़ी हथकड़ी के साथ साहब के बिल्कुल करीब जमीन पर पड़ी थी। सर नीचे रखो और बिल्कुल मेरे साथ चिपक कर रेंगती रहो। इस गाड़ी के पीछे हो, अगर जान प्यारी तो अभी ये सर मत उठाना। साहब ने हीर के सर पर अपना मजबूत हाथ दबाते इंतहाई संजीदगी और सख्त लहजे में हुक्म दिया। उसकी अकाबी नजरें सामने से आने वाली गोलियों की बौछार का अंदाजा लगा रही थी। हाय अल्लाह, ये कौन सी जंग शुरू हो गई? मेरी तो जान निकल रही है। कौन लोग हैं जो तोपे लेकर आ गए हैं? तुमने जरूर किसी का माल मारा होगा जो ये लोग तुम्हारी जान के दुश्मन बने हैं। मुझे क्यों इतना साथ घसीट रहे हो? मुझे छोड़ दो ना। हीर ने जमीन पर लेटे लेटे सहम कर चीखते हुए कहा। कुछ देर पहले वाली उसकी सारी बहादुरी हवा हो चुकी थी। अब उसे सचमुच अपनी जान के लाले पड़े थे। अपनी ये बकवास बंद करो। तुमने मेरा पर्स मारा था, इसलिए मेरे साथ बंदी हुई हूँ। अब चुपचाप मेरी बात सुनो। साहब ने हथकड़ी से बंदी उसकी कलाई को जोर से अपनी तरफ खींचा और जवाबी फायर करते उसे सड़क के किनारे खड़ी पुरानी सी वैन के पीछे छुपा दिया। हाय मेरी हड्डी तोड़ दी तुमने जालिम इंसान। कैसी मुसीबत में फंस गई हूँ मैं। मेरा छोटू अकेला है रहीम चाचा के पास, उसे तो कुछ नहीं कहेगा ना ये गुंडा। हीर के लहजे में खौफ के साथ साथ अपने भाई की फिक्र भी शामिल थी। उसकी आंखों में नमी सी तैरने लगी थी। वो डौबा यहाँ से पीछे रह गया है। उसका निशाना मैं हूँ, तुम्हारा भाई नहीं, इसलिए वो महफूज है। अब तुम अपना ये रोना धोना बंद करो।
میں جیسے ہی فائر کروں گا تم نے میرے ساتھ اٹھ کر اس پتلی گلی کی طرف بھاگنا ہے۔ شہاب نے جلدی سے اپنی پسٹل کی میگزین چیک کرتے ہوئے اسے ہدایت دی۔ میں نہیں بھاگ سکتی، میری ٹانگیں کانپ رہی ہیں۔ تم مجھے یہیں چھوڑ دو، میں وعدہ کرتی ہوں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گی۔ تم جاؤ نا، ان سے لڑو، مجھے بیچ میں مت لاؤ۔ ہیر نے اس کی شرٹ کا کونا پکڑ کر روحانسی آواز میں التجا کی۔ میں سچ میں تمہیں یہی چھوڑ دوں؟ تم اکیلی نہیں ہو، میرے ساتھ ہتھ کڑی میں بندی ہو۔ اگر میں بھاگوں گا تو تم بھی میرے ساتھ گھسیٹنے پڑے گے، اس لیے سیدھی طرح کھڑی ہو جاؤ۔ شہاب نے غصے سے اپنے جبڑے بیچتے اسے گھورا اور اگلی لمحے سے وین کے پیچھے سے نکل کر گنڈوں پر جوابی فائرنگ شروع کر دی۔ گولیوں کے کان پھاڑ دینے والی آوازوں سے پورا علاقہ گونج رہا تھا۔ شہاب کے نشانے بالکل سیدھے تھے۔ اس کی 2 گولیوں نے سامنے والے گنڈوں کو وہیں ڈیر کر دیا۔ چلو اب بھاگو۔ اس نے ہیر کا بازو کھینچا اور اسے اپنے ساتھ دوڑانے پر مجبور کر دیا۔ ہیر کو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ کدھر جا رہی ہے۔ وہ بس آنکھیں بند کیے پوری طاقت سے شہاب کے ساتھ بھاگ رہی تھی۔ اس کا سانس بری طرح سے پھول چکا تھا اور پاؤں زمین پر پڑنے کے بجائے ہوا میں اڑتے محسوس ہو رہے تھے۔ وہ دونوں گلیوں میں بھاگتے بھاگتے ایک تنگ جگہ پر آ کر رکے۔ شہاب دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑا ہو گیا اور ہیر بھی کانپتی ایک ساتھ ہی اس کے ساتھ گر سکے۔ ہائے میرا دل تو باہر آ گیا ہے، اتنا تیز تو میں کبھی بھی نہیں بھاگی جتنا تم مجھے ڈرا رہے ہو۔ سانس تو لینے دو۔ ہیر نے اپنا سینہ پکڑتے ہوئے لمبے لمبے سانس لے کر اس کی زبان اس خوفناک صورتحال میں بھی چلنے سے باز نہیں آ رہی تھی۔ اگر تم نے ایک لفظ اور بولا میں تمہیں یہیں کے یہیں چھوڑ دوں گا۔ شہاب نے غصے سے اس کی طرف دیکھا اور پھر گلی کی نکڑ کی طرف جھانک کر صورتحال کا جائزہ لینے لگا۔ اس دوران شہاب کے کچھ اور ساتھی اہلکار بھی وہاں پہنچ چکے تھے اور جوابی کارروائی کر رہے تھے۔ گولیوں کی آوازیں پھر سے قریب سے آنے لگی۔ اوئے پولیس والے انکل، میری ہتھکڑی کھول دو، تمہارے بندے آگے ہیں، تم ان کے ساتھ مل کر کھیلو یہ گولیوں والا کھیل، مجھے جانے دو پلیز۔ ہیر نے پھر سے اپنی کلائی کو جھٹکتے شہاب کی توجہ اپنی جانب مبذول کروانے کی کوشش کی۔ تمہیں میں کس اینگل سے انکل نظر آتا ہوں؟ اور تم کہیں نہیں جا رہی۔ یہ گنڈے تعداد میں زیادہ اور میرے بندے کم۔ اگر میں نے تمہیں اکیلا چھوڑا تو یہ تمہیں بھی مار دیں گے۔ شہاب نے اس کی بات کو یکسر نظر انداز کرتے دوبارہ فائرنگ شروع کر دی، لیکن شہاب کا انداز بالکل درست تھا۔ گنڈوں کی تعداد اچانک بڑھ گئی اور وہ چاروں طرف سے ان پر گھیرا تنگ کر رہے تھے۔ شہاب کو احساس ہو گیا تھا کہ اگر وہ یہیں رکے تو بچنا ناممکن ہو جائے گا۔ اس تیزی سے چاروں جانب نظر دوڑائی۔ گلی کے بالکل آخر میں دریا بہہ رہا تھا جس کا کنارہ وہاں سے کچھ ہی فاصلے پر تھا۔ ہمارے پاس بس اب ایک ہی راستہ ہے، بھاگو میرے ساتھ۔ شہاب نے اس کی ہتھکڑی و کلائی کو مضبوطی سے تھاما اور دریا کی طرف پوری رفتار سے دوڑ لگا دی۔ ارے کہاں جا رہے ہو؟ آگے دریا ہے، مجھے تیرنا نہیں آتا، میں ڈوب جاؤں گی، چھوڑو مجھے۔ ہی نے مزاحمت کرنے کی پوری کوشش کی، لیکن شہاب کی اپنی گرفتگی کے سامنے اس کی اپنی ایک نہ چلی۔ گنڈے اس کے بالکل پیچھے تھے اور گولیاں ان کے قدموں کے پاس آ کر لگ رہی تھی۔ وہ دونوں بالکل دریا کے کنارے پہنچ چکے تھے۔ نیچے گہرا اور تیز بہتا ہوا پانی تھا۔ شہاب کے پاس سوچنے کا وقت نہیں تھا۔ اس نے ایک دم ہیر کو اپنی طرف کھینچا۔ میری ہتھکڑی تو کھول دو کم از کم، مرنا ہے تو تم اکیلے مرو، مجھے اکیلے کیوں ساتھ؟ ہیر ابھی بول ہی رہی تھی کہ شہاب نے اس کی بات انسنی کر دے اس کی کلائی تھامتے سے ایک جھٹکے سے بالکل اپنے سینے سے لگا لیا۔ ہیر اچانک غربت پر ایک لمحے کے لیے سن ہو گئی۔ شہاب کا مضبوط بازو اس کی کمر کے گرد حائل ہو چکا تھا تاکہ وہ پانی میں اس سے الگ نہ ہو سکے، اور اس سے پہلے کہ ہیر کوئی اور مزاحمت کرتی شہاب نے اسے اپنے ساتھ جکڑے سیدھا دریا کی گہرائی میں چھلانگ لگا دی۔ پانی کی تیز اور ٹھنڈی لہروں نے ایک دم ان دونوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ پانی میں گرتے ہوئے ہیر کے حواس اٹھ گئے۔ اسے گھبراتے ہوئے شہاب کی شرٹ کو کالر سے اپنی دونوں مٹھیوں میں مضبوطی سے جکڑ لیا اور آنکھیں سختی سے بند کر دی۔ پانی کے اندر بھی اس کے ساتھ ہتھگڑی کے ذریعے بندھی ہوئی تھی۔ شہاب پانی کے اندر تیرنے کا ماہر تھا۔ اس سے بڑی مہارت سے خود کو اور ہیر کو متوازن کیا اور سطح پر لانے کی کوشش کی۔ ہیر کا سر جیسے ہی پانی سے باہر آیا اس نے زور سے لمبا سانس لیا اور پانی تھوکتے ہوئے شہاب کو گورنا شروع کر دیا۔ تیرا بلا ہو ایس پی، ایک پلیٹ بریانی کے بدلے پانی میں ڈبکیاں لگوا دی میری تم نے، جان نکالنے کا ارادہ ہے کیا؟ ہیر نے کھانستے اسے کوسنا شروع کر دیا۔ نہیں، ابھی تو اور بہت کچھ باقی ہے۔ شہاب نے اس کی بولتی بند کروانے کے لیے ایک گہری مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا اور اسے پانی میں ہی سختی سے اپنے سینے سے لگا لیا تاکہ وہ پانی کی تیز بہاؤ میں بہہ نہ جائے۔ ہیر کی ساری مزاحمت پانی کے اس ٹھنڈے بہاؤ اور شہاب کے اس اچانک اور غیر متوقع حرکت کے آگے دم توڑ گئی۔
اس کے دل کی دھڑکن بے ترتیب ہو چکی تھی اور بس خاموشی سے شہاب کے ساتھ لگی تھی۔ کچھ دیر کی سخت جدوجہد اور پانی کی لہروں کا مقابلہ کرنے کے بعد شہاب بالآخر اسے دریا کے ایک نسبتاً پرسکون کنارے پر آ نکلا۔ وہ دونوں پانی سے پوری طرح سے لت پت اور بری طرح ہانپ رہے تھے۔ ہیر کے کپڑے بری طرح سے گیلے ہو چکے تھے اور پانی کی وجہ سے اس کے جسم کے ساتھ بالکل چپک گئے تھے، جس کی وجہ سے اس کا وجود فاسے ہونے لگا۔ شہاب نے جیسے ہی اسے کنارے پر لا کر کھڑا کیا، اس کی نظر ایک لمحے کے لیے ہیر پر پڑی۔ اسے فوراً اپنا رخ موڑ لیا اور غصے سے اپنے جبڑے بھینچتے ہوئے منہ بنا لیا۔ اس نے جیب سے جلدی سے ہتھکڑی کی چابی نکالی اور ایک جھٹکے سے ہیر کی کلائی کو آزاد کر دیا۔ پھر اس نے تیزی سے اپنی گیلی جیکٹ اتاری اور بغیر اس کی طرف دیکھے اس کے کندھوں پر ڈال دی۔ کوئی ڈھنگ کے کپڑے پہن لینا ہے بندہ، اتنے سستے اور باریک کپڑے پہننے کا کیا شوق ہے؟ شہاب نے دانت کچکچاتے اسے کھڑی کھڑی سنائی۔ ہیر نے جیکٹ کو اپنے گرد لپیٹتے سردی سے کانپتے تیکھی نظروں سے دیکھا اور اپنے مصنوعی چلبلے انداز میں بولی، شکر ہے پہن کے تو رکھے ہیں نا، جان بچی تو شکر ادا کرو۔ شہاب اس لڑکی کی زبان کا تھڑکا پن اور اس کی بے باک باتیں سن کر اندر ہی اندر دنگ رہ گیا۔ کوئی اور لڑکی ہوتی تو اس وقت ڈر اور سردی کے مارے رو رو کر برا حال کر چکی ہوتی، لیکن یہ تو جیسے کسی اور ہی دنیا کی مخلوق تھی جو ہر حال میں جواب دینا جانتی تھی۔ شہاب نے اسے بازو سے پکڑا اور ایک جھٹکے سے سیدھا کھڑا کیا۔ چلو میرے ساتھ، اب ہمیں یہاں سے نکلنا ہوگا اس سے پہلے کہ وہ لوگ یہاں تک پہنچ جائیں۔ شہاب نے اس کے ساتھ چلنا شروع کیا اور ساتھ ہی اپنی تفشیشی انداز میں اسے اپنا لیا۔ یہ بتاؤ کہ تم کتنے سال کی ہو؟ شہاب نے اس کی طرف دیکھے بغیر سنجیدگی سے پوچھا۔ ہیر نے جیکٹ کو مزید اپنے گرد پھنسا۔ اس کے ہونٹوں پر ایک شرارتی اور بے فکر سی مسکراہٹ ابھر آئی۔ 4 ماہ بعد بالغ ہو جاؤں گی، رشتہ بیچنا نکاح کر لیں گے۔ ویسے بھی تم نے مجھے پانی میں جس طرح سینے سے لگایا تھا نا، اب تو مجھ سے شادی کرنی ہی پڑے گی تمہیں۔ ایس پی صاحب، میں کوئی ایسی ویسی لڑکی نہیں ہوں۔ شہاب اس کی اس قدر بے باک بات پر ایک دم رک گیا۔ اسے شدید غصہ اور حیرت سے گھورنے لگا۔ بکو مت، تمہاری زبان کو نا میں تھانے جا کر لگام لگا دوں گا۔ یہ بتاؤ، یہ چوری کا کام کب سے کر رہی ہو تم؟ چوری نہیں ہے یہ، کتنی بار کہا ہے میں کوئی چور نہیں ہوں۔ ہاتھ کی صفائی کہتے ہیں اسے، اور یہ ہاتھ کی صفائی کوئی عام چیز نہیں ہے، یہ دیکھیں۔ ہیر نے اچانک اپنا دایاں ہاتھ شہاب کی چہرے کے بالکل سامنے کیا اور اپنی مٹھی کھول دی۔ شہاب کی تو جیسے بولتی بند ہو گئی، اس کے چہرے کی سختی ایک لمحے کے لیے غائب ہو گئی۔ ہیر کی ہتھیلی پر شہاب کا وہ قیمتی گولڈ کا بریسلیٹ چمک رہا تھا جو کچھ دیر پہلے تک اس کی اپنی کلائی میں موجود تھا۔ یہ تم نے کب نکالا؟ شہاب نے بے یقینی سے اپنی خالی کلائی کو دیکھا اور پھر ہیر کے مسکراتے ہوئے چہرے کو۔ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ اتنے بھیانک دوڑ، گولیوں کی بوچھار اور پانی کے اندر ڈبکیاں کھانے کے باوجود اس لڑکی نے اتنی صفائی سے اس کا بریسلیٹ کیسے غائب کیا؟ ہیر کے لبوں پر گہری مسکراہٹ پھیل گئی۔ کہا تھا نا، اس فن میں ہیر کا کوئی ثانی نہیں، اور تم ہو کہ میرے فن کو چوری کا نام دے رہے ہو اور میری توہین کر رہے ہو۔ شہاب نے بریسلیٹ کو اس کے ہاتھ سے لیا اور مضبوطی سے اپنی مٹھی میں دبا لیا۔ وہ غصے میں ضرور تھا، لیکن کہیں نہ کہیں اس لڑکی کی پھرتی، اس کی بے خوفی اور اس کی ذہانت سے اسے متاثر کیا تھا۔ اس نے اپنے غصے پر قابو پاتے کچھ نرم مگر سنجیدہ لہجے میں کہا، دیکھو لڑکی، تمہیں ٹیلنٹ ہے، میں مانتا ہوں، لیکن تم اس کا بہت غلط استعمال کر رہی ہو۔ اگر پیسے کی ضرورت ہو تو کوئی ڈنگ کی نوکری کر لو، یہ غلط کام مت کرو، یہ راستہ صرف تباہی کی طرف جاتا ہے۔ شہاب نے اسے نصیحت کرتے اپنا قدم آگے بڑھایا۔ نوکری؟ اور وہ بھی ڈھنگ کی؟ تم دے دو نوکری۔ ہیر نے چلتے چلتے ایک دم رک کر ایک زوردار کہکا لگایا اور اپنے گیلے بالوں کو جھٹکتے شہاب کی طرف رخ کیا۔ اس کے لبوں پر ایک تمسخرانہ ہنسی رقص کر رہی تھی۔ ابھی کچھ دیر پہلے تک تم مجھے جیل لے کر جانا چاہ رہے تھے اور مجھے میرے خیر خواہ بن گئے، ہم کہیں مجھے پھنسانے کی کوئی نئی چال تو نہیں کر رہے؟ شہاب نے اس کی شکی تیز زبان پر گہری سانس لی۔ اس کے ماتھے پر سنجیدگی کی لکیریں مزید گہری ہو گئی۔ مجھے تمہیں پھنسانے کے لیے کسی جال کی ضرورت نہیں ہے لڑکی۔ اگر میں چاہتا تو اس وقت تمہیں ہتھکڑی لگا کر حوالات میں پھینک سکتا تھا، لیکن تمہاری آج کی بہادری اور پھرتی نے مجھے یہ سوچنے پر مجبور کیا کہ تم اس سے کچھ بہتر ڈیزرو کرتی ہو۔ اس نے پینٹ کی گیلی جیب میں سے ایک وزٹنگ کارڈ نکالا اور ہیر کی طرف بڑھا دیا۔ یہ میرا کارڈ ہے اور اس پر میرے گھر کا پتہ لکھا ہے، کل صبح 9 بجے وہاں پہنچ جانا۔ مجھے ایک ایسی لڑکی کی ضرورت ہے جو میرے گھر میں ایک خاص ذمہ داری نبھا سکے۔ تنخواہ اتنی دوں گا کہ تمہیں اور تمہارے بھائی کو کبھی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی یا جیب کاٹنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔
शाप का लहजा इंतहाई पुरवकार और दो टोक था। हीर ने झिझकते हुए कार्ड पकड़ा और उसे उलट पुलट करके देखा। घर का काम? देखो, मैं पहले ही बता रही हूँ, मैं झाड़ू पोंछा और बर्तन धोने वाली मासी नहीं बनूंगी। चाची के घर के बर्तन धो धो कर ना मेरे हाथ पहले ही घिस चुके हैं। उसने नाक सुकेड़ते हुए शर्त रखी, तुम्हें वहां मासियों वाला कोई काम नहीं करना। बस जो काम दूंगा वो पूरी ईमानदारी से करना होगा। अब जाओ, मैंने अपने एक आदमी को बुला लिया है, वो तुम्हें तुम्हारे तुम्हारे ढाबे तक छोड़ देगा। साहब ने सड़क की दूसरी तरफ इशारा किया, जहां एक पुलिस मोबाइल आकर रुक गई थी। हीर ने कार्ड को अपनी मुट्ठी में दबाया और साहब को एक आखिरी और गहरी नजर देखकर मोबाइल की तरफ बढ़ गई। कुछ देर बाद वो रहीम चाचा के ढाबे पर पहुंची तो छोटू से देखते ही दौड़कर उसे लिपट गया। आप कहाँ चली गई थी? मैं कितना डर गया था। वो पुलिस वाला अंकल आपको मार तो नहीं रहा था? अरे तेरी आपा को कोई हाथ लगा सकता है क्या भला? मैं तो पुलिस वाले को ऐसा जकड़ लिया जो सारी उम्र याद रखेगा। चल, जल्दी से घर चलते हैं। आज तो चच्ची को ऐसी खबर सुनाने कि इसके होश उड़ जाएंगे। हेड ने छोटू का माथा चूमा और दोनों घर की तरफ चल पड़े। घर के दरवाजे पर हस्मे मामूल आसमा बेगम उनका इंतजार कर रही थी। आ गई नवाबजादी, किधर है पैसे? हेड ने सुकून से जेब से एक गीला सा 1000 का नोट निकाल कर उसके हाथ पर रखा और बड़े फखरी अंदाज में बोली, ये ले चाची जान, एक गुड न्यूज सुने। मुझे एक बहुत बड़े ऑफिसर के घर नौकरी मिली है। अब मैं इज्जत की रोटी कमाऊंगी और आपको भी आपके हिस्से के पैसे वापस मिल जाया करेंगे। आसमा बेगम ने नोट को मुट्ठी में दबाया और हैरत से हीर को देखा। नौकरी? तुझे कौन सी नौकरी मिल गई है? किसी गलत काम में तो नहीं पड़ गई तू? आपको तो बस अपने पैसों से मतलब होना चाहिए चाची जान। काम क्या है ये मैं जानू और मेरा बॉस। हीर ने उन्हें वहीं खड़ा छोड़ा और छोटू को लेकर कमरे में चली गई। इस बात पर वो बहुत पुरसुकून थी कि उसने कार्ड को तकिए के नीचे रखा और एक नई उम्मीद के साथ सो गई। अगली सुबह हीर ने अपने सबसे अच्छे और साफ कपड़े पहने, छोटू को चाची के हवाले किया और कार्ड पर लिखे हुए पते पर पहुंच गई। वो एक पोश इलाके का आलीशान एक बहुत बड़ा बंगला था। हीर ने इतनी बड़ी हवेली नुमा कोठी जिंदगी में पहली बार देखी थी। गार्ड ने उसे अंदर जाने की इजाजत दी तो चारों तरफ हैरत से देखती पोर्च से गुजरकर मेन हॉल में दाखिल हुई। हॉल की शान शौकत देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। हाय ला, ये पुलिस वाला किसी बादशाह की औलाद लगता है। इतना पैसा, पर ये सड़कों पर गोलियां क्यों खाता फिरता है? वो खुद से बुड़बुड़ा रही थी कि अचानक ऊपर की मंजिल से एक बच्चे के मुसलसल रोने की आवाज आने लगी। उसी वक्त एक दरमियानी उम्र की औरत जिसका नाम नरगिस था, वो इस घर की पुरानी मुलाजमत ही गुस्से से पैर पटकती हुई सीढ़ियों से नीचे आई। उसने हीर को ऊपर से नीचे तक बड़ी हकारत तमीज नजरों से देखा। तुम कौन हो लड़की, और यहाँ अंदर कैसे घुस आई? ये कोई खरात खाना नहीं है जो मुंह उठाकर चली आई हूँ। हीर को तो जैसे रग हड़क उठी। वो उसकी तरफ उसने नरगिस को उसकी जुबान में ही जवाब दिया, खैरात मांगने तो मैं तुम्हारे घर भी ना जाऊं मासी। मुझे साहिब ने खुद बुलाया है नौकरी के लिए। जाकर उन्हें बताओ कि हीर आई है। मासी किसको बुलाया तुमने? नरगिस अब मजीद कुछ बकने ही लगी थी कि ऊपर से शहाब की गर्जदार आवाज गूंजी, हीर तुम ऊपर आ जाओ। शहाब सीढ़ियों के सिरे पर खड़ा था। उसने आज पुलिस की वर्दी पहन रखी थी, जिसमें उसकी शख्सियत का रोब और भी दुगना लग रहा था। हीर ने नरगिस को चुड़ाने वाली मुस्कुराहट के साथ देखा और नखरे से चलती ऊपर चली आई। शहाब उसे अपने बड़े से कमरे में ले गया, जहाँ एक खूबसूरत लेकिन कमजोर सा बच्चा बेड पर पड़ा मुसलसल रो रहा था। उसका चेहरा रो रो कर लाल हो चुका था। ये तुम्हारा बच्चा है? हीर ने हैरानी से शहाब की तरफ देखा, फिर फौरन आगे बढ़कर उसे रोते हुए बच्चे को अपने बाजू में उठा लिया। हाँ, ये मेरा बेटा है अयान। इसे संभालने वाली पिछली आया कल ही छोड़कर गई है और ये किसी के पास चुप नहीं हो रहा। नरगिस ने भी बहुत कोशिश की लेकिन ये बस रोई जा रहा है। साहब के लहजे में एक बाप की बेबसी और दुख वाज़ेह था। हीर ने बच्चे को अपने सीने से लगाया और उसकी कमर सहलाते ही उसे कमरे में टहलने लगी। अरे मेरा गोलगप्पा, ऐसे क्यों रो रहा है मेरा बेटा? भूख लगी है क्या? नहीं नहीं, रोते नहीं सोना। हीर की आवाज में एक ऐसी मिठास, एक ऐसी ममता थी जो उसने छोटू को पालते हुए सीखी थी। उसने बच्चे को गोद में गालों पर हल्के हल्के प्यार किए और से एक पुरानी सी लोरी धीमी आवाज में सुनाने लगी। साहब हैरत ज्यादा खड़ा ये सब देख रहा था। बस चंद ही मिनटों में अयान का रोना बिल्कुल बंद हो गया और वो हीर के सीने पर रखकर अपनी मासूम आंखों से उसे देखने लगा। ये तो कमाल हो गया, तुमने तो इसे इतनी जल्दी से कैसे चुप करवा लिया? लगता ही नहीं कि तुम इतनी छोटी हो। शाह ने बेख्तियार हीर की तारीफ की। उसकी आंखों में पहली बार हीर के लिए सच्ची इज्जत और तशक्कुर के जज्बात थे।
हीर ने मुस्कुराते हुए बच्चे को चूमा और बोली, मैंने अपने 7 साल के भाई को बिल्कुल माँ की तरह पाला है एसपी साहब। मुझे बच्चों की हर तकलीफ का अंदाजा उनकी शक्ल देखकर हो जाता है। इसे भूख नहीं लगी थी, बस इसे एक मुलायम से हक की जरूरत थी, जो शायद इसे नहीं मिल रहा। शाह ने उसे देखा और खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया। तुम ठीक कहती हो, इसे जिस ममता की जरूरत थी वो मुझसे छिन गई है। मेरी बीवी का आखिरी माह था जब अचानक मुझसे कुछ मुल्की दुश्मनों ने हमला कर दिया। ये 6 माह पहले की बात है। इस हमले के सदमे और खौफ से उसकी हालत बिगड़ गई और वो मेरा बेटा इस दुनिया में लाते ही मुझे छोड़कर चली गई। शाहब की आवाज भारी हो चुकी थी और उसके मजबूत कंधे जरा से झुक गए थे। हीर का दिल ये सुनकर कट सा गया। उसने इतने सख्त मिजाज पुलिस वाले के अंदर छुपे इस टूटे हुए इंसान को पहली बार देखा था। मुझे बहुत अफसोस हुआ, पर आप इतने अमीर हैं, इतना बड़ा घर है आपका, फिर आप ये पुलिस की खतरनाक नौकरी आखिर क्यों कर रहे हैं? उसने और दुश्मन भी बन जाते हैं? हीर ने नरमी से पूछा। क्योंकि ये मेरा पैशन है, मेरा जुनून है। मैं इस मुल्क से इन गुंडों और मुजरिमों का सफाया करना चाहता हूँ। अब तो एक वजह और भी जुड़ गई है, मैं अपनी बीवी के कातिलों को चुन चुन कर मारना चाहता हूँ। शाह ने पलट कर हीर को देखा। उसकी आंखों में इंतकाम की आग चल रही थी। मैं आपका दुख समझ सकती हूँ, मैंने भी छोटी सी उम्र में अपने माँ बाप को खोया है। अपनों के मरने का दर्द क्या होता है मुझसे बेहतर कौन जाने। हम हमेशा से ऐसे दर बदर ठोकरे खाते रहने वाले नहीं थे। हीर की आवाज में दुख छलक रहा था। उसने अपनी नम आंखों से शाह की तरफ देखते हुए कहा, मुझे आज भी शिद्दत से याद है वो दिन जब एक खुशगवार जिंदगी हम गुजार रहे थे। हमारा अपना एक छोटा सा बहुत प्यारा सा घर था और वालिदैन की मोहब्बत का साया हमारे सर पर था। लेकिन फिर एकदम वक्त ने एक ऐसा पलटा खाया कि हमारी दुनिया उजड़ गई। पहले मेरे बाबा एक हादसे में चल बसे और फिर चंद माह बाद ही मेरी माँ भी सदमे और बीमारी की ताब न लाते हमें तना छोड़कर इस दुनिया से रुखसत हो गई। उस वक्त मैं सिर्फ 12 साल की थी और मेरा छोटू तो बामुश्किल 2 साल का था। हीर ने लंबी और दर्द बड़ी सांस ली। उसकी आंखों में माजी की तलखियां और अजियतें तैरने लगी। तब से हम अपनी चची आसमा के घर आ गए, क्योंकि हमारा और कोई करीबी रिश्तेदार नहीं था। चची ने शुरू दिन से ही हमारे साथ सुतीला सलूक रवा रखा। आए दिन हमें सलवाते सुनाना, ताने मारना और मुझसे घर का सारा काम करवाना उनका रोज का मामूल बन गया। मैंने इतनी छोटी उम्र में भी झाड़ू पोछा, बर्तन धोना और खाना पीना सीख लिया। ना कितनी बार काम जरा सा खराब होने पर चच्ची गुस्से से मेरे हाथ हाथ भी जला दिया करती थी। पर यकीन करें साहब, मैंने कभी परवाह नहीं की, ना किसी से कोई गिला शिकवा किया। मैं हालात की वजह से बस जीना सीख चुकी थी और अपने छोटे भाई के लिए बहन से बढ़कर एक माँ बन गई। मुझे बस उसका पेट पालना था, उसे इस दुनिया की धक्कों से बचाना था, चाहे उसके लिए मुझे वो सब कुछ क्यों ना पड़ना पड़े जिसे अब चोरी कहते हैं। हीर ने पहली बार शाह के सामने अपनी रवादार रखी और अपनी मजबूरियां बयान की। शाह उसकी बातें सुनकर अंदर तक हिल गया। उसे अपनी गलतफहमियों पर अफसोस हुआ जो उसने हीर के बारे में कायम कर रखी थी। आज के बाद तुम इस घर का हिस्सा होगी, मैं तुम्हें इतनी अच्छी खासी तनख्वाह दूंगा कि तुम्हारी चची तुम्हारे भाई को कभी ताना नहीं देगी। बस तुम मेरे इस बच्चे का खास ख्याल रखना और इसे माँ बनकर पालना। आप बेफिक्र हैं, अयान को मैं बहुत अच्छे से संभाल लूंगी, आपको कभी कोई शिकायत नहीं होगी। हीर ने बच्चे को प्यार से चूमते हुए वादा किया। 2 दिन पड़ लगा कर उड़ गए। इस हवेली में हीर को काम करते करते पूरे 4 माह गुजर चुके थे। इन 4 माह में हीर की जिंदगी बिल्कुल बदल गई थी। शाह की दी हुई बारी तनख्वाह ने आसमा बेगम का मुंह बंद कर दिया। उन्होंने लालच में आकर छोटू का ख्याल रखना भी शुरू कर दिया और उसे एक अच्छे स्कूल में दाखिल भी करवा दिया था। हीर की खुशियों का कोई ठिकाना नहीं था। वो सारा दिन अयान के साथ खेलती, उसका ख्याल रखती और शाह भी अब उससे काफी नरमी और इज्जत से पेश आने लगा था। उन दोनों के दरमियान अजीब सा अनदेखा रिश्ता बनता जा रहा था, जिसे शायद मोहब्बत कहते थे, मगर वो दोनों इस बात से अनजान थे। लेकिन इस बंगले में एक शख्स ऐसा था जिसकी आंखों में हीर बुरी तरह से खटक रही थी, और वो थी नरगिस। उसे हीर की अहमियत और शाह का हीर पर अंधा एतमाद एक आंख नहीं बारा था। नरगिस हमेशा से इस घर की अपनी मर्जी चलाती रही थी, लेकिन अब हीर की वजह से उसकी चोरियों और काम चोरियों पर नजर रखी जाने लगी थी। एक दिन शाह अपने कमरे में कुछ अहम फाइलों पर काम कर रहा था। उसने अपनी अलमारी के लॉकर से 10 लाख निकाल कर मेज पर रखे, जिसे सुबह किसी मुखबिर को देने थे।
अचानक उसे किसी इमरजेंसी कॉल पर बाहर जाना पड़ा। नरगिस, जो काफी देर से मौका की तलाश में थी, शहाब के जाते ही दबे कदमों कमरे में दाखिल हुई। उसने मेज पर पड़े हुए 10 लाख रुपए बड़ी चालाकी से उठाए और सीधा हीर के कमरे में चली गई, जो इस वक्त किचन में अयान का दूध बना रही थी। नरगिस ने वो पैसों का बंडल हीर के बैग के बिल्कुल निचले हिस्से में छुपा दिया और वहां से गायब हो गई। कुछ देर बाद शहाब जब वापस आए तो मेज पर पैसे नहीं आए थे। उसे फौरन से घर सर पे उठा लिया। नरगिस, हीर, तुम दोनों इधर आओ फौरन। शहाब के द्वार पर पूरा बंगला गूंज उठा। हीर घबराई हुई किचन से बाहर आई। क्या हुआ? मेरे कमरे की मेज पर 10 लाख रुपए पड़े थे, कहाँ है वो? इस घर में तुम दोनों के अलावा और कोई नहीं है आज। शहाब की आंखों में गुस्से से सुर्खी आ गई थी। साहिब जी, मैं तो सारा दिन किचन के कामों में लगी रही हूँ। मैंने तो आपके कमरे की तरफ झांका तक नहीं। मुझे क्या मालूम आपके पैसे का? नरगिस ने इंतहाई मासूमियत से मगर मच के आंसू बहाते हुए कहा। शहाब की शकबरी नजरें एक बार फिर हीर पर टिक गई। उसके पुलिस वाले दिमाग ने फौरन हीर के माजी को कंगालना शुरू किया। हीर, क्या तुम मेरे कमरे में गई थी? सच सच बताना। मैं तो अयान के पास थी, मैंने कोई पैसे नहीं देखे। आपको मुझ पे शक है? हीर के लहजे में दुख और हैरत थी। शक नहीं, यकीन है मुझे। नरगिस, जाओ जाकर इसका बैग वगैरह चेक करो। साहब ने इंतहाई सर्द लहजे में हुक्म दिया। मेरा बैग? क्यों? क्यों चेक करेंगी आप? मैंने चोरी नहीं की। हीर आगे बढ़ी लेकिन नरगिस ने तेजी से उसके कमरे में गई और उसका बैग उठा लाई। नरगिस ने बैग साहब के सामने उल्टा कर दिया और अगली पल वो पैसों का भारी बंडल फर्श पर आ गिरा। हीर की तो जैसे सांसें रुक गई। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसे समझ ना आया कि पैसे उसके बैग में कहाँ से आ गए। ये मैंने नहीं रखे। मुझे नहीं पता ये कहाँ से आए। यकीन करें, मैंने चोरी नहीं की। तो चोरी करना छोड़ दी है। हीर रोते हुए आगे बढ़ी लेकिन साहब उस वक्त गुस्से से भरा हुआ था। उसके चेहरे पर शदीद नफरत और खफगी छा गई थी। बस कर दो अपना ये झूठा रोना धोना। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। चोरी की फितरत कभी नहीं बदलती। मैंने तुम जैसी सड़क छाप लड़की पर एतबार करके अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। तुम तो इस काबिल भी नहीं हो कि तुम्हें इस घर में रखा जा सके। ऐसा मत कह, मैं आपके साथ ऐसा धोखा कैसे कर सकती हूँ? आप मुझ पर शक कर रहे हैं। शायद मुझे फंसाने की किसी ने। हीर की आवाज में इल्तिजा थी, शिकवा था। उसके आंसू रुखसारों पर बह रहे थे। एक लफ्ज और नहीं। दफा हो जाओ मेरे घर से। और शुक्र करो मैं तुम्हें पुलिस के हवाले नहीं कर रहा। निकल जाओ यहाँ से और आइंदा कभी मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। साहब ने उसकी तरफ उंगली उठाकर इशारा करते हुए दहाड़ा। हीर को लगा जैसे किसी ने उसका दिल निकालकर पैरों तले कुचल दिया हो। वो जिस शख्स को अपना मुहाफिज समझने लगी थी, उसने बिना उसकी सच्चाई सुने उसे धक्के देकर निकाल दिया था। अपना खाली बैग थामे रोती हुई उस बंगले से बाहर निकल आई। आज उसकी जिंदगी का कितना अजीब दिन था। आज वो पूरे 18 साल की हो गई थी। आज उसकी सालगिरह थी। आज ही उसे उसका मान, वो इज्जत और वो नौकरी छिन गई थी जिसने उसे एक नई जिंदगी दी थी। शाम का वक्त हो चुका था। हीर सड़क पर फुटपाथ के किनारे बैठी ज़ारों की तार रो रही थी। उसका दिल बुरी तरह दुखा था। वो सोच रही थी कि अब किस मुंह से घर जाएगी। चाची तो उसकी तनख्वाह का इंतजार कर रही होगी। छोटू को क्या जवाब देगी? वो इसी दुख और कर्ब में डूबी उन अपने घुटनों में सर दिए बैठी थी कि अचानक एक काले रंग की डबल केबन गाड़ी तेजी से उसके बिल्कुल सामने आकर रुकी। और इससे पहले कि हीर कुछ समझ पाती, वहां से भागने की कोशिश करती, गाड़ी के दरवाजे खुले और अंदर से दो गुंडे बाहर निकले। उन्होंने एक लम्हा जाया के बगैर हीर के मुंह पर एक मोटा सा कपड़ा रखा, फिर से बाजू से दबोचकर जबरदस्ती गाड़ी के अंदर खींच लिया। छोड़ो मुझे। अरे कौन हो तुम लोग, बचाओ। हीर की चीखें उसके कपड़े के अंदर ही दब कर रह गई और गाड़ी अगले ही सेकंड वहां से धूल उड़ाती गायब हो गई। गाड़ी के अंदर गुप अंधेरा था और वो दो मजबूत हाथों ने उसे सीट के साथ सख्ती से दबोच रखा था। कुछ देर बाद गाड़ी एक सुनसान और वीरान खंडर नुमा गोदाम के अंदर जाकर रुकी। हीर को गाड़ी से बाहर खींचा गया और एक कुर्सी पर धक्का देकर बिठाया गया। जैसे उसके मुंह से कपड़ा हटाया गया, उसने हाँफते हुए इर्द गिर्द देखा। उसके सामने खड़े चेहरों को देखते उसकी हवास उड़ गई। उसकी रीढ़ की हड्डी में खौफ की लहर टूट गई। ये वही गुंडे थे जिन्होंने दरिया के किनारे शहाब और उस पर अंधाधुंध फायरिंग की थी। हमें पहचाना लड़की? बड़ी फुर्ती से भागी थी उस दिन उस पुलिस वाले के साथ। आज कहाँ जाओगी? उनका बॉस, जिसके चेहरे पर एक लंबा सा कट का निशान था, एक भयानक मुस्कुराहट के साथ आगे बढ़ा। हीर ने अपनी लड़ती टांगों पर काबू पाने की कोशिश की और अपनी वही पुरानी दबंग आवाज निकालने की नाकाम सी कोशिश की। देखें,
میرا اس پولیس والے سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس نے تو آج مجھے نوکری سے بھی نکال دیا ہے. مجھے جانے دو. میں غریب بندی ہوں. میرا راستہ چھوڑ دو. باس نے ایک زوردار کہکا لگایا اور اپنا موبائل نکال کر ہیر کی آنکھوں کے سامنے کر دیا. غریب بندی ہوں یا جو بھی ہوں, یہ بچہ تو تمہارا ہی ہے نا. اسکرین پر چھوٹو کی ویڈیو چل رہی تھی, جو اس وقت گلی میں اکیلا کھڑا رو رہا تھا, اور اس کے ماتھے پر ایک سنائپر گن کی سرخ نشان چمک رہا تھا. ہیر کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی. وہ چیخ پڑی, میرے بھائی کو مت مانا, خدا کے لیے سے چھوڑ دو. جو کہو گے میں کروں گی, بس میرے چھوٹو کو کچھ مت کہنا. فواز نے فون جیب میں رکھا اور اس کے بال مٹھی میں جگڑتے ہوئے بولا, تو پھر غور سے سن لو. آج کی رات اسی پولیس والے کے گھر جانے کی. اس کے کمرے میں الماری کے اندر ایک نیلے رنگ کی فائل پڑی ہے, جس میں ہمارے خلاف سارے ثبوت ہیں. وہ فائل تمہیں مجھے لا کر دینی ہوگی. اگر تم نے کوئی ہوشیاری کی یا خالی ہاتھ واپس آئی, صبح تیرے اس بھائی کی لاش تجھے کچرے کے ڈھیر سے ملے گی. سمجھ آئی؟ ہیر کے آنسو اس کے رخساروں پر بہ رہے تھے. اس نے بے بسی سے اس بات میں سر ہلا دیا. اس کے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا. رات کا پچھلا پہر تھا. سارا شہر گہری نیند سو رہا تھا جب ہیر شہاب کے بنگلے کے پچھلے دروازے پھلانگ کر کچن کی کھڑکی کے راستے اندر داخل ہوئی. ہیر کے قدم کانپ رہے تھے. اسے گھر کا کونا کونا یاد تھا. وہ دبے قدموں سیڑھیاں چڑھتی ہوئی شہاب کے کمرے تک پہنچی. دروازہ ہلکا سا کھلا تھا. اس نے اللہ کو یاد کیا اور کمرے میں داخل ہو گئی. کمرے میں صرف کھڑکی سے آنے والی چاند کی مدھم روشنی پھیلی تھی. وہ احتیاط سے الماری کی طرف بڑھی اور اس کا ہینڈل گھمایا. الماری کھلتے ہی تھوڑی دیر ڈھونڈنے کے بعد اس کی نظر اس نیلے رنگ کی فائل پر پڑی. اس نے جیسے ہی فائل کو ہاتھ لگایا, اچانک پیچھے سے ایک لوہے جیسے مضبوط ہاتھ نے اس کی کمر کو جکڑا اور دوسرے ہاتھ نے اس کا منہ سختی سے دبا دیا. ہیر کے حلق پر ایک گٹی گٹی سی چیخ نکلی اور اس سے پلے کو مڑ کر دیکھتی. اس شخص نے اسے ایک زوردار جھٹکے سے الماری کے ساتھ دھکا مارا اور اس کے دونوں ہاتھ اس کی پشت پر مڑوڑ دیے. تمہاری اتنی جرت کہ تم رات کے اندھیرے میں میرے گھر میں گھس آئی. یہ شہاب کی دہاڑتی ہوئی آواز تھی جو غصے میں پاگل ہو رہا تھا. ہیر نے اپنی پوری طاقت لگا کر خود کو چھڑانے کی کوشش کی. اس نے اپنے پاؤں پیچھے کی طرف ماڑے اور شہاب کو سینے پر مکے برسانے لگی. اندھیرے میں ان کے درمیان شدید کھینچا تانی شروع ہو گئی. ہیر ایک زخمی ہرنی کی طرح تڑپ رہی تھی اور شہاب اسے قابو کرنے کی کوشش کر رہا تھا. آخرکار شہاب نے اسے بیڈ پر دھکا دیا اور خود اس کے اوپر جھک کر اس کے دونوں ہاتھ سختی سے بیڈ کے ساتھ جکڑ دیے. ہیر کا سانس بری طرح اکھڑ رہا تھا. وہ خوف سے کانپ رہی تھی. شہاب نے ایک ہاتھ سے اسے دبوچے رکھا اور دوسرے ہاتھ سے سائڈ ٹیبل کا لیمپ جلا لیا. روشنی ہوتے ہی جب شہاب کی نظر ہیر کے آنسوں سے بھیگی اور خوف سے پیلے پڑتے چہرے پر پڑی تو وہ ایک لمحے کے لیے سن ہو گیا. ہیر, تم واقعی اتنی گر چکی ہو؟ صبح تم نے پیسے چرائے اور رات کے اندھیرے میں تم پھر سے. شہاب کی آواز میں غصے سے زیادہ دکھ اور مایوسی تھی. ہیر اب مزید اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی. ہاں, میں گر چکی ہوں. میں چور ہوں. میں بہت بری ہوں. پر مار دو مجھے, گولی مار دو, پر میری چھوٹو کو بچا لو. ہیر کی سسکیاں کمرے کی خاموشی کو چک رہی تھی. شہاب کی گرفت اس کے ہاتھوں پر ڈھیلی پڑ گئی. وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگا. چھوٹو, اسے کیا ہوا؟ اور تم اس وقت فائل کیوں نکال رہی تھی؟ ہیر بیڈ پر اٹھ کر بیٹھی اور اپنے چہرے کو ہاتھوں میں چھپا کر بلک بلک کر رونے لگی. میں چور نہیں ہوں. میں نے آپ کے پیسے نہیں چرائے تھے. مجھے نہیں پتا وہ میرے بیگ میں کیسے ہے, پر آپ مجھ پر اعتبار نہیں کیا. آپ نے مجھے دھکے دے کر نکال دیا. آج میری سالگرہ تو مجھے تحفے میں کیا ملا؟ ان گنڈوں نے مجھے بیچ سڑک پر اغوا کر لیا اور مجھے دھمکی دی کہ اگر میں یہ فائل لے کر نہ گئی تو میرے بھائی کو مار دیں گے. میں کیا کرتی صاحب؟ میرا دنیا میں اس بھائی کے سوا کوئی نہیں. ہیر کے الفاظ نے شہاب کے دل پر ہتھوڑے کی طرح وار کیا. اسے اچانک اپنے رویے پر شدید پچھتاوا ہونے لگا. شہاب کا دل نرم پڑ گیا. اس دن اس کے ساتھ ہونے کی وجہ سے یہ لڑکی اور اس کا بھائی کس قدر بڑی مشکل میں پھنس گئے تھے. شہاب دل ہی دل میں اس بات پر شرمندہ ہو رہا تھا. اس نے آگے بڑھ کر ہیر کے کانپتے ہوئے جوت کو اپنی مضبوط بازو کے حصار میں لیا. اس کا سر اپنے سینے پر رکھ لیا. چلو چپ ہو جاؤ ہیر, کچھ نہیں ہوگا. تمہارے بھائی کو کچھ نہیں ہوگا. میں ہوں نا یہاں, تم رو مت. اب بس سب ٹھیک ہو جائے گا. شہاب کا نرم اور پرسکون لہجہ سن کر ہیر کو جیسے ایک صدی بعد سکون ملا. اس کے سینے پر سر رکھے روتی رہی.
शहाब ने उसे पानी पिलाया और वो पूरी संजीदगी से उसके सामने बैठा। मुझे बस उनकी लोकेशन बताओ ही, बाकी मुझ पर छोड़ दो। और हाँ, अगर तुमने पैसे नहीं चुराए तो तुम्हारे बैग में कैसे है? हीर ने आंसू पोंछे और कहा, मैं सच कह रही हूँ, मैं तो अयान के लिए दूध बना रही थी। तो नरगिस ने ही कुछ किया होगा, वो मुझे शुरू से ही पसंद नहीं करती थी। शहाब का पुलिस वाला दिमाग एक सेकंड में सारी कहानी समझ गया। उसका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। तुम यहीं बैठो, मैं अभी आता हूँ। शहाब सीधा नरगिस के कमरे में गया और एक जोरदार लात मारकर दरवाजा खोला। नरगिस हाथ बढ़ाकर उठ बैठी। उठो और फौरन हॉल में आओ। शहाब गुस्से से फनकारा, साहिब क्या कर रहे हैं, मैंने क्या किया है? नरगिस चीखने लगी, तुम्हारा खेल खत्म हुआ नरगिस। मैंने सीसीटीवी कैमरे चेक कर लिए। तुमने मेरे पैसे चुरा कर हीर के बैग में रखे ताकि उसे घर से निकलवा सको। सच सच बताओ, तुम्हें थाने लेकर जाकर सीधा करूंगा, सारी जिंदगी रोती रहोगी। साहब ने ऐसा जबरदस्त उसे ब्लैकमेल किया कि नरगिस की ओसान फता हो गया। उसने रोते फौरन एतराफ कर लिया कि उसने ही हसद में आकर हीर को फंसाया था। साहब ने उसी वक्त उसे धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया और अपने मातहत अफसरान को फोन करके फौरन फोर्स बुलवा ली। हीर ने उसे वो लोकेशन बताई जहां गुंडों ने उसे रखा था। साहब ने हीर के घर पर रुकने का कहा और खुद वो जिद पर अड़ गई कि वो भी साथ जाएगी। कुछ ही देर में साहब की सरबराही में पुलिस फोर्स ने उसे खंडर नुमा गोदाम के चारों तरफ से घेर लिया। गुंडों को जब पुलिस को भनक पड़ी तो उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। रात के अंधेरे में गोलियों की तड़तड़ाहट से आसमान गूंज गया। साहब ने आज किसी किस्म की रायत नहीं की। वो एक सच्चे और निडर ऑफिसर की तरह फ्रंट लाइन पर लड़ रहा था। उसके निशाने चूक नहीं रहे थे। उसने एक एक करके उन तमाम गुंडों को मार गिराया और कुछ को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया। हीर पुलिस मोबाइल के पीछे छुपी ये सब देख रही थी। जैसे फायरिंग रुकी और पास बास गिरफ्तार हुआ, साहब दौड़ता हुआ गोदाम के अंदर आया और एक कमरे में छोटू को बाहिफाजत निकाल लाया। छोटू हीर को देखते ही दौड़कर उसकी टांगों से लिपट गया। पापा, ये लोग मुझे मारने वाले थे। वो बुरी तरह सिसक रहा था। हीर ने छोटू को गले लगाया और उसके चेहरे को बेतहाशा चूमने लगी। फिर उसने नम आंखों से साहब की तरफ देखा। आज आपने मुझ पर जो एहसान किया, मैं जिंदगी भर आपकी गुलामी के लिए भी तैयार हूँ। आपने मेरी दुनिया बचा ली। साहब ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ उसे देखा। ये मेरा फर्ज था ही, और तुम मेरी कोई गुलाम नहीं हो। चलो अब घर चलते हैं। अगली सुबह सूरज की किरणें एक नई उम्मीद के साथ बंगले के सहन में पड़ रही थी। हीर ने अपना छोटा सा पुराना बैग कंधे पर लटकाया हुआ था और छोटू की उंगली पकड़े दरवाजे की तरफ जा रही थी। साहब जो अपने कमरे से बाहर आ रहा था, उसे जाते देख नीचे सीढ़ियां उतरकर उसके सामने आ खड़ा हुआ। ये किधर की तैयारी है, तुम कहाँ जा रही हो? साहब की आवाज में घबराहट थी। हीर ने नजरें झुकाते हुए कहा, साहिब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे पनाह दी और मेरे भाई की जान बचाई। पर अब मेरा साथ कोई काम नहीं, मैं जा रही हूँ और कोई नौकरी ढूंढ लूंगी। साहब ने आगे बढ़कर उसके हाथ से बैग छीन लिया। उसे गहरी और पुरकशिश नजर से देखते हुए बोला, तुम कहीं नहीं जा रही हीर, तुम्हारा काम अभी खत्म नहीं हुआ, बल्कि अभी तो शुरू हुआ है। हीर ने हैरत से उसे देखा। क्या मतलब? साहब की आंखों में एक बेपनाह नरमी और मोहब्बत थी। मैं जानता हूँ कि तुम बेगुनाह हो, और मैं ये भी जानता हूँ कि मैं तुमसे बहुत बड़ा हूँ। शायद 10 या 12 साल का फर्क है हमारी उम्रों में। वही, तुमने इन चंद महीनों में मुझे और मेरे बेटे को जीना सिखा दिया। मैं तुम्हें वो तहफ़्फ़ुज़ दे सकता हूँ जो इस दुनिया में कोई नहीं तुम्हें दे सकता। तुम एक अच्छी और सच्ची लड़की हो और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे बेटे अयान की परवरिश एक आया बनकर नहीं, बल्कि उसकी माँ बनकर करो, और मेरी इस वीरान जिंदगी में मेरी बीवी बनकर आओ। बोलो, क्या तुम मेरे निकाह में आना पसंद करोगी? साहब के इन अल्फाज ने हीर के कदमों तले से जमीन निकाल दी। उसके दिल की धड़कन बेतरतीब हो गई। वो इतने बड़े और रूपदार शख्स की इतनी प्यारी पेशकश पर सुन हो गई। और सच तो यह था कि उसने सबके दौरान जिन भी लम्हों में उसने शहाब अपने पास महसूस किया था, उसने उसके दिल पर बड़ी खास जगह बना दी थी। उसने शर्मा कर अपनी नजरें झुका ली और उसके लबों पर एक खूबसूरत सी मुस्कान उभर आई। उसकी खामोशी शहाब के लिए सबसे बड़ा जवाब थी। उसी दिनों में शहाब सादगी से मगर पूरे वक़ार के साथ शहाब और हीर का निकाह हो गया। कमरे को सुर्ख गुलाबों से सजाया गया था। शहाब बेताब धड़कनों के साथ कमरे में दाखिल हुआ तो सामने का मंजर देखकर साख्ता मुस्कुरा दिया। हीर अपने भारी और कीमती अरूसी जोड़े में मलबूस बेड के बीचों बीच बैठी थी। उसने शहाब की पुलिस वाली टोपी अपने सर पर जमा रखी थी और हाथ में शहाब की वही लोहे की हथकड़ी बड़े गौर से उसको लाख का मुआयना कर रही थी। क्या इरादा है मोहतरमा? आज अपनी ही शादी की रात
अपने शौहर को गिरफ्तार करने का प्लान है क्या? शाहाब ने दरवाजा लॉक करते शरारती मुस्कुराहट के साथ पूछा और आहिस्ता आहिस्ता चलता उसके बिल्कुल करीब आकर बेड पर बैठ गया। हेड ने एकदम टोपी उतारी, उसकी गहरी और खुमार आलूद नजरों से कुछ छीन कर बोली, मैं तो बस देख रही थी कि ये काम कैसे करती है, कहीं इसका पुलिस वाला दिमाग फिर से जाग जाए। अब सच में मुझे चोर समझकर दोबारा ना पहना दे। शाहाब ने हथकड़ी उसके हाथ से लेकर साइड टेबल पर उछाल दी। उसके दोनों मेहंदी लगे हाथ अपने मजबूत और गर्म हाथों में थाम लिए। वो हथकड़ी तो लोहे की थी, उसे तो तुमने खोल लिया था, पर आज मैं तुम्हें अपनी मोहब्बत और दीवानगी की वो हथकड़ी पहनाने लगा। इसकी पूरी दुनिया में कोई चाबी नहीं है। शाहाब की आंखों में बेपनाह शिद्दत थी। उसने इंतहाई नरमी से अपने हीर के माथे को झूमर को पीछे किया और उसके गुलाबी रुखसारों को अपने हाथों के प्याले में भर लिया। हीर की चुलबुली और शरारती आंखों में पहली बार सच्ची हया के रंग तैरने लगे। उसकी पलकें खुद ब खुद झुक गई। शाहाब ने उसकी लड़ती हुई पलकों पे अपनी गर्म लबों की मोहर जब्त की। आज की रात ने उनके बीच पर्दे को गिरा दिया था और दो दिल एक दूसरे की मोहब्बत में हमेशा के लिए कैद हो चुके थे। शाहाब ने हीर की चची आसमा बेगम को एक अच्छी खासी रकम देकर हमेशा के लिए उससे पीछा छुड़ा लिया था और छोटू को मुस्तकिल तौर पर अपने साथ हवेली ले आया। हीर अब उस घर की आया नहीं बल्कि मालकिन थी। शाहाब ने उसकी हर ख्वाहिश को उसके होंठों पर निकलने से पहले पूरा कर किया था। वो शाहाब की आंखों का तारा बन चुकी थी। अयान हीर के बिना एक पल नहीं रह सकता था और शाहाब ने भी छोटू को बिल्कुल अपने सगे बेटे की तरह ही प्यार और तवज्जो दी। उसे शहर के सबसे महंगे स्कूल में दाखिल करवाया। हीर की जिंदगी खूबसूरत ख्वाब बन चुकी थी जिसमें चारों तरफ खुशियां ही खुशियां थी। पर शाहाब और अयान के नखरे उठाती हुई पूरी घर में उसकी चहचहाट गूंजती रहती। वक्त पर लगाकर उठता रहा और शादी को 1 साल गुजर गया। एक शाम शाहाब ऑफिस से वापस आए तो हीर ने किसी ऐसी खबर दी जिसने शाहाब को खुश तो किया मगर साथ ही परेशान भी किया। हीर प्रेग्नेंट थी। शाहाब के चेहरे पर फिक्र के साए लहराने लगे। उसने हीर के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, हीर, पर अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है? तुम खुद अभी बच्ची हो। 19 साल की उम्र में तुम इतनी बड़ी जिम्मेदारी कैसे उठाओगी? तुम्हारी सेहत। शाहाब अपनी बात कह ही रहा था कि हीर का मूड एकदम खराब हो गया। उसने शाहाब के हाथ को झटकते नाराजगी से मुंह फिरा लिया। तो तो क्या मतलब है आपका? आप नहीं चाहते कि हमारा बच्चा इस दुनिया में आए? हीर ने गुस्से और रुखान सी आवाज में कहा। शाहाब हैरत से उसे देखने लगा। अरे, मैंने ऐसा कब कहा? तुम बात का मतलब क्यों निकाल रही हो? हीर ने आंखों में आंसू भरते हुए शिकवा किया। मुझे सब पता है एसपी साहब, आपके पास आपका अयान जो है, आप बस उससे प्यार करते हैं और हमेशा उससे ही प्यार करेंगे। हमारे बच्चे के आने के बाद भी आपकी सारी तवज्जो अयान पर ही रहेगी। आपको हमारे बच्चे की कोई परवाह नहीं है। मैं जा रही हूँ यहाँ से। हीर बचकाना अंदाज में पांव पटकती हुई कमरे से बाहर जाने लगी। शाहाब उसकी इस मासूम सी जलन और बचकाना गुस्से पर दिल खोल कर मुस्कुराया। उसने तेजी से आगे बढ़कर हीर को पीछे से अपनी बाहों में जकड़ लिया और उसके कंधों पर अपनी थोड़ी थोड़ी टिकाए थे। उसके कान के करीब मध्यम लहजे में सरगोशी की। पागल हो गई हो तुम? मैं तो इसलिए परेशान हूँ कि मैं इतनी नाजुक सी जान ने इतना बड़ा बोझ कैसे उठाएगी। मुझे सिर्फ तुम्हारी सेहत की फिक्र है। और जहां तक प्यार की बात है, मैं मेरी पागल पंछी अयान मेरी पहली मोहब्बत की निशानी जरूर है, पर ये बच्चा, ये आने वाला मेहमान उस और लड़की की निशानी है जिसने मुझे दोबारा जीना सिखाया, जिसने मेरे घर को जन्नत बनाया। मैं तुम दोनों से और इस आने वाले मेहमान से अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करूंगा। शाहाब के एक एक लफ्ज में सच्चाई और मोहब्बत की चाशनी झलक रही थी। और मैं भी अयान को हमेशा उतना ही प्यार दूंगी और हमारे बच्चे को भी। उसने मुस्कुराते हुए शाहाब की तरफ देखा और उसके सीने पर सर रख दिया। शाहाब ने उसे अपनी बाहों में मजीद कसा और उसका चेहरा ऊपर उठाया और उसके नरम गुलाबी रुखसार पर अपने गर्म लप रख दिए। अरे, ये क्या कर रहे हो? दरवाजा खुला है, कोई आ जाएगा। हे ने शर्माते उसके सीने पर हाथ रखकर उसे हल्का सा पीछे धक्का देने की कोशिश की। शाहाब ने उसकी इस मासूम सी मजाकमत को अक्सर नजरअंदाज करते उसे खुद में समो लिया था और उसके लबों को बिल्कुल करीब झुककर सरगोशी की। कुछ नहीं मेरी जान, बस एक बार फिर से प्यार की डुबकियां लगाने लगा। हीर का चेहरा हया से टमाटर की तरह सुर्ख हो गया। वो एक खनखनाती हुई हंसी के साथ झटके से उसकी मजबूत गिरफ्त से निकली और शर्मा कर कमरे के दरवाजे की तरफ भागी। साहब वहीं खड़ा एक दिलकश और गहरी मुस्कुराहट के साथ उस तितली की तरफ भागते उसे देखता रहा। आज उसकी वीरान जिंदगी में हकीकी खुशी ने हमेशा के लिए डेरा डाल लिया था।
اور ان دونوں کی یہ پیار کی ڈبکیاں اب عمر بھر کا ایک خوبصورت اٹوٹ اور محبت بڑا ساتھ بن چکی تھی۔